नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 5 नवंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके मेंस एग्जामिनेशन और जो एईडीओ का होगा या 72 बीपीएससी पीटी होगा उन सभी में आपको मदद करेगा। कल एईडीओ का पहला मैंने प्रैक्टिस सेट अपलोड किया था यूट्यूब पर मॉडर्न हिस्ट्री का, उसको जा कर के देखिएगा। जिन्हें भी एईडीओ एग्ज़ाम देना हो देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर रहेगा वो। एक चीज़ और है, क्विज ज्वाइन करना हो डेली प्रैक्टिस के लिए या फिर आंसर राइटिंग के लिए ज्वाइन करना हो, GS1 GS2 टेस्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी बेहतर रहेगा सीखने के लिए। आज का हेडलाइन क्या है द हिंदू में, तो SIR 2.0 ये शुरू हो गया है। 9 स्टेट और 3 यूटी में इसको शुरू किया गया है, जिसमें वेस्ट बंगाल इत्यादि जो स्टेट हैं वो शामिल हैं। जो अपोजिशन पार्टी की सरकार वाले स्टेट हैं जैसे कि तमिलनाडु है और उसके साथ कुछ और राज्य हैं जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस SIR को रोकने के लिए कि SIR को रोका जाए। SIR चुनाव आयोग ये अधिकार देता है कि वो समय समय पर, चुनाव आयोग को संविधान के द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि वो समय समय पर SIR कंडक्ट करवा सकता है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अर्थात जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जाता है, मृत लोगों को हटाया जाता है, नए लोग जो हैं उनको शामिल किया जाता है और इस प्रकार से नए प्रकार का वोटर लिस्ट बनता है जो अपडेटेड होता है और उसमें दोहरीकरण की जो डबल हो जाता है, दो बार लिखा जाता है, दोहराव हो जाता है, उससे भी डुप्लीकेट से भी बच सकते हैं। इसी कारण से SIR आयोजित किया गया था बिहार में, बिहार इलेक्शन से पहले। कल तो पहले प्रथम चुनाव है पहले फेज़ का और इसीलिए बिहार में भी किया गया था ताकि जो डुप्लीकेशन है वोटर्स की उसको रोका जा सके। तो इसको याद कर लीजिएगा। SIR के बारे में मैंने पहले ही पढ़ाया था, शुरू होने दीजिए, इसके बारे में मैं एक दिन और आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। आज का पहला न्यूज़ जो है वो डेटा सेंटर के बारे में है, जिसमें भारत में कई सारे डेटा सेंटर का निर्माण किया गया है। आप देखते होंगे न्यूज़ में कि हैदराबाद में किया गया है, पुणे में किया गया है, कभी तो आता है भाई कभी बेंगलोर में किया जा रहा है डेटा सेंटर का निर्माण। तो डेटा सेंटर क्या होता है और भारत जो है डेटा सेंटर के हब के रूप में कैसे स्थापित हो रहा है, सबसे पहले इसी टॉपिक को हम लोग देखेंगे। उसके बाद से दिल्ली पॉल्यूशन के टॉपिक को डिटेल में समझेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है इसको भी देखेंगे और उसके साथ में और भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट में बता दूंगा। देखिए पहला टॉपिक क्या है आज कि भारत की डेटा सेंटर क्षमता वर्ष 2020 तक 9 गीगावाट तक पहुंच जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और ये काफ़ी बड़ा चैलेंज भी होता है डेटा सेंटर स्थापित करना। जितना ज़्यादा सकारात्मक है उससे भी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव भी इसका पड़ता है, क्योंकि इसके लिए भारी मात्रा में पानी और बिजली की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण से इसको कई सारे जो एक्सपर्ट हैं वो किसी भी विकासशील देश के लिए सही नहीं मानते हैं, जहाँ पर ख़ास तौर से अपना ही बहुत बड़ा आबादी हो और पानी और बिजली की कमी से वो देश जूझ रहा हो। तो इस प्रकार के देशों में डेटा सेंटर स्थापित करना कोई सही चीज़ नहीं मानी जाती है। फिर भी देखते हैं कि क्या इसके पक्ष में पॉइंट हैं, क्या इसके विपक्ष में पॉइंट है और क्या भारत सरकार प्रयास कर रही है, सभी पहलुओं को देखेंगे। इतना सारा कंटेंट दूंगा कि आप 4 पेज लिख पाएँ। अगर उतना नहीं लिख पा रहे तब पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए क्या है, तो भारत का डेटा सेंटर उद्योग काफ़ी तेज़ी से विस्तारित हो रहा है, जिसकी क्षमता 2025 में 1.2 गीगावाट से बढ़ करके 2032 तक 9 गीगावाट होने की उम्मीद है। 17% की वार्षिक संयोजन वृद्धि दर को दर्शाता है कि वार्षिक रूप से 17% की गति से यह क्षेत्र जो है यह ग्रो कर रहा है, ऐसा बोला गया है। डेटा सेंटर क्या होने से पहले आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि भाई इस टॉपिक से सवाल क्या पूछा जा सकता है मेंस एग्जामिनेशन में। पहला सवाल तो यही पूछ सकता है कि डेटा सेंटर क्या होते हैं और इसके फ़ायदे को बताइए। ये छोटा सा सवाल हो गया। डेटा सेंटर क्या होते हैं, भारत में आजकल कई सारे डेटा सेंटर स्थापित किए गए हैं, उदाहरण सहित इनके पक्ष और विपक्ष में पॉइंट्स को लिखिए। ये दूसरा सवाल हो गया। या फिर ये बोला जा सकता है डेटा जो है ये नया पावर है, एक नया पावर है डेटा, इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। इस दिशा में डेटा सेंटर जो स्थापित हो रहे हैं भारत में उनका क्या इम्पोर्टेंस होगा। इस प्रकार से अलग अलग लेवल के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब इसके उत्तर की तलाश करते हैं हम लोग। इसी कारण से करंट अफेयर पढ़ा ही जाता है।
देखिए क्या होता है, एक ऐसी विशेष संरचना होती है जो बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा के भंडारण, प्रबंधन और प्रसंस्करण के लिए तैयार किया जाता है। डेटा सेंटर क्या होता है भाई, बड़े बड़े वहाँ पर डेटा स्टोरेज के डिवाइसेस लगे होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो आपका सारा डेटा है वहाँ पर प्रोसेस किया जाता है, सबसे पहले स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, फिर उनको मैनेज किया जाता है और उनका प्रसंस्करण किया जाता है, उनको प्रोसेस किया जाता है। ये 3 काम डेटा सेंटर में परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन डेटा सेंटर जो होते हैं उसमें जो इक्विपमेंट लगे होते हैं उनको कूलिंग के लिए या चलाने के लिए ढेर सारी बिजली की आवश्यकता होती है, कूलिंग के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है। इसके कारण से यह इको फ्रेंडली नहीं माना जाता है। इसमें महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अवसंरचना होती है, जिसमें सर्वर, भंडारण उपकरण, स्टोरेज डिवाइस जिनको कहा जाता है, नेटवर्किंग उपकरण जैसे सर्वर वगैरह हो गया, शीतलन मतलब कूलिंग के लिए विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा प्रणाली शामिल होती है। इन सभी को मिला करके डेटा सेंटर का निर्माण होता है। ये पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, छोटे छोटे इक्विपमेंट मिलकर के एक सेंटर बनाते हैं। ये सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई इत्यादि सभी चीज़ों के लिए यह बेहद आवश्यक होता है। इसी के कारण से डेटा सेंटर जो हैं वो नए प्रकार के प्रौद्योगिकी बाजार में उभरते हुए क्षेत्र हैं। बाजार का आकार और वृद्धि, विश्व का कुल डेटा का लगभग 20% उत्पन्न करने के बावजूद भारत के पास वर्तमान में केवल 30% वैश्विक डेटा सेंटर है। दुनिया में अगर 100 डेटा उत्पन्न हो रहा है तो 20 भारत से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन डेटा सेंटर हमारे दुनिया के 3% ही हमारे पास में, यानी कि और अधिक डेटा सेंटर भारत में बनने चाहिए ताकि भारतीयों का डेटा कम से कम बाहर ना जाए। और डेटा लोकलाइजेशन का भारत सरकार ने कानून भी बनाया हुआ है कि भारतीयों से जुड़े हुए डेटा भारत में ही रहना चाहिए। वर्तमान में भारत में लगभग 150 डेटा सेंटर हैं, जिसमें प्रमुख कंपनियां अमेजन वेब सर्विसेज, AWS जिसको कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट, एज्योर ये भी उसका क्लाउड सर्विसेज है, गूगल क्लाउड आदि इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। क्लाउड का मतलब कई सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं आपको समझाता हूँ, समझ जाएंगे। आपका जो फ़ोन है उस फ़ोन में स्टोरेज होगा भाई, 128 GB 256 GB होता है ना। पहले मेमोरी कार्ड यूज करते थे हम लोग, तो उस फ़ोन में अगर कोई चीज़ आपने, जैसे आपने फ़ोटो रखा हुआ है, अपना वीडियो रखा हुआ है, या कोई फाइल रखा हुआ है, PDF फाइल रखा हुआ है, तो उसको आप तभी आप उसका यूज कर पाएंगे जब आपके हाथ में आपका फ़ोन होगा। आप उसको कहीं दूर से यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो केवल और केवल आपके फ़ोन में स्टोरेज है। वहीं उसी चीज़ को आप क्या करिए, उस PDF फाइल को गूगल जो ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव का एप्लीकेशन होगा आपके पास में, वहाँ पर अपलोड कर दीजिए या YouTube पर अपलोड कर दीजिए और उसको अनलिस्टेड या प्राइवेट रखिए। फिर आप उसी Gmail ID को अमेरिका में जा कर के भी लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर भी आपके गूगल ड्राइव में वो चीज़ पड़ा होगा, यानी कि उसके लिए डिवाइस की जो डिपेंडेंसी थी वो ख़त्म हो जाती। आप कहीं से भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी आप अपने डेटा को यूज कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं अपने डेटा के साथ में। इसी को कहा जाता है क्लाउड बेस्ड सर्विस। आजकल जितने भी काम होते हैं ना ऑनलाइन, IT उद्योग में हो या जो आप AI का उपयोग कर रहे हैं, YouTube है, Gmail है, हर चीज़ क्लाउड बेस्ड सर्विस होती है जिसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। आने वाले समय में तो जो आपके फ़ोन में स्टोरेज दिया जा रहा है वो स्टोरेज ख़त्म ही कर दिया जाएगा, 100% क्लाउड स्टोरेज होगा और उस स्टोरेज को ख़रीदने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। जैसे गूगल के साथ आपको 15 GB फ्री मिलता है क्लाउड स्टोरेज, लेकिन जब आपका 15 GB भर जाता है तो गूगल आपको मैसेज करता है कि आपका स्टोरेज फुल हो गया है क्लाउड का, कृपया परचेज करें। फिर आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है क्लाउड का, तभी जाके आप अपना डेटा एक्सेस कर पाते हैं। तो ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है जिसके कारण से डेटा सेंटर भारी मात्रा में बनाए जा रहे हैं और इसका उपयोग भी दुनिया भर में बढ़ रहा है। भारत में डेटा सेंटर की वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है? डिजिटल अवसंरचना का विस्तार हुआ है। ये डेटा वगैरह को याद रखिएगा ताकि आप इसका उपयोग कर पाएँ आंसर राइटिंग में। AI 5G और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का विकास। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब समान होता है। इसके बारे में UPSC प्रीलिम 2019 में सवाल पूछा जा चुका है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? जैसे अगर आपके पास में नए प्रकार का वॉशिंग मशीन होगा या AC होगा या LED लाइट भी अब तो आ गए हैं, तो आप उन सभी चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन से और वो सभी चीज़ें ऑटोमेटिक काम करेंगे। आप अगर अपने फ़ोन में उस तरह का कर देंगे उसको तो काम करते हैं। जैसे मेरे पास जो AC है या वॉशिंग मशीन है तो वो कनेक्टेड हो जाते हैं।
तो उनको आप आसानी से कहीं से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं। और आजकल तो इस तरह का आ गया है कि सुबह का अलार्म बजा, आपका गीज़र अपने आप चालू हो जाएगा पानी गर्म करने के लिए, और आपका जो ओवन है वो खाना पकाने के लिए काम करेगा, गर्म करने का। तो इस प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है, हर चीज़ डेटा के आधार पर ही काम करता है। तो इसका भी काफ़ी तेज़ी से विस्तार हुआ है भारत में। नए प्रकार के जो घर बन रहे हैं भारत में, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स लगा करके दिया जाता है। आप कहीं से भी स्विच ऑफ कीजिए, स्विच ऑन कीजिए अपनी चीज़ों को। एज कंप्यूटर, IoT और 5G के बढ़ते उपयोग से डेटा केंद्रों की मांग को बढ़ावा मिला है। आर्थिक व रोजगार का प्रभाव, यह वित्त वर्ष 27 तक 50,000 करोड़ से अधिक की आर्थिक गतिविधि उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अलग अलग राज्य के लेवल पर भी और केंद्र के लेवल पर भी डेटा सेंटर को सरकारें भी सपोर्ट कर रही हैं। जैसे हाल ही में हैदराबाद में बहुत बड़ा डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया था। नीति और डेटा स्थानीयकरण, सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 1993, RBI का वर्ष 2018, ये जो 2018 का RBI का एक्ट है, इससे UPSC प्रीलिम में डेटा लोकलाइजेशन से सवाल 2019 PT में पूछा जा चुका है। आपसे ही पूछ सकता है डेटा लोकलाइजेशन क्या है, RBI एक्ट 2018 की चर्चा करें, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्यों आजकल डेटा जो है नई सॉवरेंटी है, डेटा सॉवरेंटी जिसको कहा जाता है कि आप अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हैं, आप अपने देश की जो भौतिक सीमा है, भौगोलिक सीमा है, पॉलिटिकल सीमा है, उन सभी को सुरक्षित करते हैं। लेकिन डेटा को अगर आप सुरक्षित नहीं कर रहे हैं तो दरअसल में आपकी सॉवरेंटी जो है उसके समक्ष चैलेंज उत्पन्न हो सकता है। तो सॉवरेंटी अब आजकल केवल सीमाओं में ही नहीं रहा बल्कि साइबर स्पेस में भी होने लग गया है। डेटा के कारण भी सॉवरेंटी अब सुरक्षित करना पड़ता है। तो इसी के कारण से 2018 में RBI ने डेटा बनाया, रूल बनाया, एक्ट बनाया RBI के द्वारा, जिसमें ये कहा गया, भारत सरकार ने एक्ट बनाया जिसमें कहा गया कि भारतीयों के फाइनेंशियल डेटा जैसे बैंक से जुड़े हुए डिटेल हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, क्या नहीं परचेज कर रहे हैं, इन सभी से जुड़े हुए डेटा को भारत में ही स्टोर करना पड़ेगा, इसको बाहर नहीं भेजना पड़ेगा भैया। तो इसके लिए कौन कौन सी कंपनियां जिम्मेदार है, तो आपके ATM कार्ड पर वीज़ा लिखा होगा या मास्टर कार्ड लिखा होगा। ये दोनों जो है गेटवे, ये बाहर की कंपनियां हैं, भारत के बाहर की कंपनियां हैं, अमेरिका की कंपनियां हैं, और मैक्सिमम ATM इन्हीं के कारण से भारत में ऑपरेट कर पाते हैं। तो ये डेटा भारतीयों को बाहर जाता था जिस पर RBI ने रोक लगाया था। राष्ट्रीय संप्रभुता, वही जो मैंने आपको बताया, डेटा संप्रभुता, राष्ट्रीय संप्रभुता एक ही है। डेटा सेंटर को बढ़ावा देने की सरकार की पहल है। डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, डेटा सेंटर के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा, राज्य स्तरीय नीतियां भी बनाई गई हैं, जिसके कारण से अलग अलग राज्यों में इस क्षेत्र में निवेश भी आ रहे हैं। भारत में चुनौतियां क्या क्या हो सकती है, आधारभूत ढांचा और क्षेत्रीय असमानता, जैसे एक ही जगह पर केंद्रित हो रहा है, जैसे मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना, इन्हीं क्षेत्रों में डेटा सेंटर स्थापित हो रहे। पटना में क्यों नहीं हो रहा भाई, है ना? तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि भाई पूरब के राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है, पश्चिम के राज्य या मैक्सिमम दक्षिण के राज्यों में ही क्यों हो रहे हैं। तो एक क्षेत्रीय असमानता इसके लिए एक बड़ी चुनौती है। पर्यावरणीय स्थिरता भी है, इसमें बहुत ज़्यादा बिजली की मांग की ज़रूरत होती है और उसके साथ में पानी की भी डिमांड होती है, जिसके कारण से ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कौशल और सुरक्षा से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा और व्यापार जोखिम भी उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण से डेटा सेंटर स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। दुनिया स्तर पर बहुत सारे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा हमें, क्योंकि कई सारे जगहों पर इसको प्रमोट कर रही है सरकारें। उच्च पूंजीगत निवेश है, इसमें प्रारंभ में बहुत ज़्यादा निवेश लगता है, जिसके कारण से भी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। सारी चुनौतियां मैंने आपको बताया है। डेटा सेंटर क्या होता है ये बताया है, किस प्रकार से काम करता है, क्यों भारत में ज़्यादा स्थापित हो रहे हैं, क्यों स्थापित करना ज़रूरी है। 2018 का RBI का जो एक्ट है वो मैंने आपको समझाया है, क्या उसका महत्व है ये समझाया, डेटा सॉवरेंटी समझाया है। इतने सारे टर्मिनोलॉजी आपके इस न्यूज़ में कवर किए हैं मैंने। अब आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसका समाधान खुद से लिखेंगे। जब तक खुद से प्रयास नहीं करेंगे, दिमाग नहीं ओपन होगा आपका, लिखना नहीं आएगा, कलम ही नहीं चलेगा, भले कितना भी पढ़ लें। इसलिए प्रयास ज़रूर कीजिएगा। जितने चुनौतियां बताई हैं उसका समाधान भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। समाधान है मेरे पास, ये PDF जो आपको मिलेगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन फिर भी प्लीज़ कोशिश कीजिएगा लिखने की। मैं आपको समाधान क्वेश्चन के आंसर के फॉर्मेट में एक दिन वीडियो ला करके बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, ये हर साल का ही टॉपिक है। दिल्ली में वायु प्रदूषण, कारण और समाधान। जो लोग दिल्ली में नहीं आते हैं कभी मत आइएगा, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति है। ऐसी स्थिति है कि आपको चेस्ट भारी लगेगा अपना ही, और खांसी तो नॉर्मल चीज़ हो गया है। जो कई साल से रह रहे हैं उनको खांसी नहीं होती है,
बाकी अगर आप दिल्ली से बाहर रह रहे हैं और वहाँ पर आपकी अच्छी तैयारी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, मत आइए फिर। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली की ही स्थिति है, पूरे उत्तर भारत के मैदानी भाग की स्थिति है। लेकिन हॉट स्पॉट जो बना हुआ है वो एनसीआर ही है, क्योंकि यहाँ पर AQI 700 से भी अधिक जा रहा है, 700 से भी अधिक जा रहा है, 800, 900, दिवाली की रात में तो 2000 टच कर गया था, जबकि होना कितना चाहिए, WHO के अनुसार से 50 होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। लंदन का 2 रहता है AQI वहाँ का 2 रहता है। वहाँ पर अगर 100 से ज़्यादा AQI चली जाए तो उसको माना जाता है कि बहुत पुअर कंडीशन हो गया है। लेकिन भारत में अगर 100 AQI जाए तो नीला आसमान देख करके लोग खुश हो जाते हैं कि बहुत ही अच्छी स्थिति है, अभी कम से कम सांस तो ले पा रहे हैं। अभी स्थिति बहुत ही बुरी है, सुबह शाम पता नहीं चलेगा आपको, दिन भर अंधेरा ही रहता है। इसके कारण और समाधान को देखेंगे, समझेंगे कि भाई PM क्या होता है, PM 2.5, PM 10 क्या होता है। इस पर आधारित जब मैंने सवाल दिया था टेस्ट ग्रुप में बच्चों को कि दिल्ली प्रदूषण के बारे में, उसके कारण और समाधान को लिखिए, बस इतना छोटा सवाल था। उसमें ही बहुत सारे बच्चों ने मूल पॉइंट्स को लिखा ही नहीं, एक ही जैसे पॉइंट लिखते हैं, ये भी बड़ी दिक्कत आती है। और समाधान में उन्होंने एक भी एजेंसी की चर्चा नहीं की कि कौन कौन सी एजेंसियां काम कर रही हैं। GRAP जो हाल ही में लागू किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके द्वारा GRAP को लागू किया जाता है, इसकी भी चर्चा नहीं की किसी ने। CPCB तक की चर्चा नहीं की गई थी, आंसर में कहीं शब्द दिखते ही नहीं है CPCB, भाई सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसका काम है ये, वो भी नहीं चर्चा करते हैं। तो कुछ कीवर्ड्स आपके आंसर में दिखने चाहिए बंधुओं, तभी जाके आंसर इफेक्टिव होता है। बाकी पॉइंट्स तो लगभग में सभी के एक ही जैसे ही होते हैं। देखिए क्या है, वायु प्रदूषण, वातावरण में रासायन, कणों और जैविक पदार्थों, ये 3 टर्मिनोलॉजी है, इनको याद रखिएगा, जो मनुष्यों के लिए असुविधा, बीमारी और मृत्यु का कारण बनते हैं, इन्हीं को वायु प्रदूषण कहा जाता है। ओके, मापन कैसे किया जाता है, तो भारत में वायु प्रदूषण को 2014 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार से मापा जाता है, जिसमें गुड, वेरी बैड, बैड, सीवर कंडीशन में मापा जाता है। जैसे सीवर कंडीशन अभी फ़िलहाल में दिल्ली और इत्यादि क्षेत्रों में, NCR के क्षेत्रों में पूरा सीवर कंडीशन बना हुआ है, जिसमें सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। NAQI ढांचे में वायु गुणवत्ता का मापन 8 प्रदूषकों पर आधारित है। ठीक है, भारत सरकार जो PM का आपने देखा होगा, रैंकिंग निकलता है कि भाई कौन सा शहर साफ़ है, कौन सा साफ़ नहीं है एयर क्वालिटी के हिसाब से, उसमें 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। इन 8 प्रदूषकों तक की चर्चा नहीं की थी बच्चों ने, एक आध कॉपी में किया गया था। कितना माइनर मिस्टेक है, लेकिन माइनर नहीं है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। आपने प्रदूषण बताया लेकिन किसके कारण से प्रदूषण होता है बताया ही नहीं। कौन सा प्रदूषक है भाई, पॉल्यूटेंट तो आपने बताया ही नहीं, पॉल्यूशन बता रहे हैं। तो इस प्रकार से मूलभूत चीज़ें आपके आंसर से छूट जाती हैं। पर्टिकुलेट मैटर जिसको PM 10 कहा जाता है, PM 2.5, इन दोनों के बारे में अलग से भी समझेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत घातक होते हैं ये। PM 2.5 तो प्लेसेंटा को भी पार कर जाता है। गर्भवती महिलाओं में अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन रह रहे हैं दिल्ली NCR के क्षेत्र में, तो उनके सांस के जरिए प्लेसेंटा को पार करते हुए PM 2.5 बच्चे के फेफड़े तक चला जाता है, गर्भ में ही। अर्थात गर्भ में पल रहा बच्चा भी PM 2.5 इस प्रदूषण को झेल रहा है। इतना घातक होता है, ये आपके रक्त में घुल जाता है और फिर हार्ट में ब्लॉकेज बनाता है। और हार्ट में ब्लॉकेज से क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट जिसको कहा जाता है, उसके कारण से लोगों की मृत्यु होती है। जब लोगों के हार्ट अटैक से मृत्यु होती है तो लोग बोलते कोरोना वैक्सीन इत्यादि इत्यादि। एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण तुरंत जब मृत्यु नहीं होती तो हम इसको इग्नोर कर देते, लेकिन बहुत घातक होता है ये। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3 और अमोनिया NH3 और लेड, ये 8 पॉल्यूटेंट हैं जिसके आधार पर एयर प्रदूषण को मापा जाता है भारत में NAQI के द्वारा। भारत सरकार का जो मानदंड है उसमें इस 8 प्रदूषकों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। PM 2.5, PM 10 हवा मौजूद कणकीय पदार्थ है, पर्टिकुलेट मैटर है, छोटे छोटे कण हैं, लेकिन इतने छोटे हैं, आपने देखा हो कई सारे लोगों को सिजेरियन मास्क पहन के घूमते रहते पॉल्यूशन में, उसका कोई बेनिफिट नहीं हो, आप लगाएं ना लगाएं उसका कुछ भी प्रभाव, 0% प्रभाव है उसका। आप लगा सकते हैं आत्मसंतुष्टि के लिए, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट
नहीं पड़ता है, कुछ भी आप उससे बच नहीं पाते, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते देखते हैं। जो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख पैमाना है, पीएम का मतलब पार्टिकुलेट मैटर या कण पदार्थ होता है, और संख्याएं इन कणों की व्यास डायमीटर को माइक्रोमीटर में दर्शाती हैं। जैसे PM10 का मतलब 10 माइक्रोमीटर और PM2.5 का मतलब 2.5 माइक्रोमीटर। ये वे कण हैं जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। ये मानव बाल की चौड़ाई लगभग 70 माइक्रोमीटर से काफ़ी छोटे हैं, लेकिन PM2.5 की तुलना में बड़े होते हैं। PM10 की बात करें हम लोग, इनमें धूल, पराग, पॉलन, मोल्ड जैसे मोटे कण शामिल होते हैं। ये कण ऊपरी श्वसन पथ में प्रवेश कर सकते हैं और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं जैसे अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। जिनको सांस से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनके लिए तो हेल बना हुआ है अभी दिल्ली NCR का क्षेत्र जो है। PM2.5 क्या होता है? ये PM10 से भी छोटा होता है। 10 माइक्रोमीटर होता है ना, इसका 2.5 माइक्रोमीटर होता है। ज़रा खुद ही समझिए कितना छोटा होता है ये इतने छोटे होते हैं मानव बाल की चौड़ाई में ऐसे लगभग 30 कण समा सकते हैं। चौड़ाई की बात हो रही है, आपका जो हेयर है उस हेयर पर 30 छोटे छोटे कण रखे जा सकते, इतने छोटे होते हैं ये मुख्य रूप से दहन प्रक्रिया जैसे वाहन का धुआं, लकड़ी जलाना, औद्योगिक उत्सर्जन, कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं से बनते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव, अपने छोटे आकार के कारण PM2.5 कण स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा यही उत्पन्न करते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में ये मिल जाते हैं। हृदय, श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियां, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु जो आप सुनते हैं कि जिम करते करते गिरकर मृत्यु हो जाती, क्यों होती है? जिम करते समय आप ज़्यादा सांस लेते हैं। अभी जैसे दिल्ली की कंडीशन हो रही है कि साल भर ही प्रदूषण रहता है यहाँ पर, लेकिन अभी जो हो रखी है इसमें भी कई सारे लोग जिम करते हैं, दौड़ने जाते हैं, तो आप ज़्यादा सांस ले रहे हैं, आप ज़्यादा पॉल्यूटेंट को अपने अंदर खींच रहे हैं, ज़्यादा PM2.5 को अपने अंदर खींच रहे हैं। इसके कारण से उनके रक्त में ज़्यादा घुल जाता है ये, है ना। तो एक दिल्ली NCR में 17,000 करीब में मृत्यु 2023 में वायु प्रदूषण के कारण से दर्ज की गई है। अंतर क्या है? तो बहुत छोटा होता है PM2.5, PM10 की तुलना में यही अंतर होता है। कारण क्या क्या है? तो पहला तो यही है पराली जलाना, जिसमें मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक और यौगिक और कार्सिनोजेनिक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसें इससे निकलती हैं परालियों को जलाना से, जिसके कारण से इस दौरान पॉल्यूशन बनता है। अभी हाल ही में कल परसों में भी बहुत तेज़ हवा चली थी इस एरिया में, पूरे दिल्ली के एरिया में, जिससे हवा साफ़ हो गई थी। लेकिन पराली जलाना जो बंद नहीं हुआ है तो फिर से रात भर में पूरी की पूरी पॉल्यूशन से भर जाती है। कम हवा की गति है एक बड़ा कारण होता है कि इस दौरान हवा स्थिर होती है। उत्तर पश्चिम हवाओं का प्रभाव, मानसून की वापसी के बाद उत्तरी भारत में हवाओं की प्रमुख दिशा उत्तर पश्चिम से होती है, उत्तर पश्चिम से आती है। उत्तर पश्चिम हवा खाड़ी क्षेत्र, उत्तरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धूल लाती हैं, पंजाब के क्षेत्र से पराली लाती हैं, हरियाणा के क्षेत्र से पराली लाती हैं और सबको ला करके इस एरिया में वो स्थिर कर देती हैं। तापमान में गिरावट से वितिक्रम ऊंचाई कम हो जाती, तापमान में कमी से वितिक्रम ऊंचाई भी कम हो जाती है, जिससे प्रदूषकों का कंसंट्रेशन जो है इसी एक एरिया में बढ़ जाता है, जिसके कारण से भी ये समस्या उत्पन्न होती है। वाहन प्रदूषण तो है ही, दिल्ली में बहुत ज़्यादा वाहन है, 40% जो है इसी के कारण से पॉल्यूशन फैलता है। निर्माण गतिविधि और खुले में कचरा जलाना, पटाखे होते हैं, ये तात्कालिक कारण होते हैं। भारत में शहरी विकास रणनीति जो है ये लगभग में है ही नहीं कुछ भी, जहाँ मर्जी वहाँ पर जला रहे हैं, जहाँ मर्जी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई देखने वाला भी नहीं है कंस्ट्रक्शन से कितना प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, जल निकाय, शहरी वन, हरित क्षेत्र और शहरी कृषि सभी में कमी आई है। ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिसको कहा जाता है, वो कम हो गया है। भूमि उपयोग में ही बदलाव हुआ है, कारों की बिक्री बढ़ी है और निर्माण गतिविधियां तो होती ही रहती हैं। तो ये प्रमुख कारण हैं यहाँ पर बताए गए हैं। अब मैं आपको समाधान बता दूंगा, मैं सरकार का समाधान बताऊंगा और मुझे पढ़ाना है आपको ग्रेडेड रिस्पॉन्सिव एक्शन प्लान जो है ये आपको मुझे पढ़ाना है। देखिए क्या है, फसल अवशेष प्रबंधन योजना भारत सरकार ने चलाया हुआ है, जिससे टर्बो हैप्पी, सुपर SMS अटैचमेंट, रोटावेटर और सुपर सीडर खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे परालियों का कम से कम जलाना कम हो। इसके पीछे एक और कारण है जो आज तक आपको नहीं बताया होगा किसी ने। पंजाब सरकार का भूजल दोहन को रोकने के लिए, ग्राउंड वाटर दोहन को रोकने के लिए पंजाब सरकार का एक एक्ट है। एक चीज़ और मुझे याद आया, कल मैंने बताया था कि एक दूसरे प्रकार का क्वाड बन रहा है, तो उसमें मैंने गलती से दक्षिण कोरिया का नाम ले लिया था, जबकि उसमें फिलीपींस शामिल है ना।
फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान है। ये दक्षिण जो चीन सागर है उसको लेकर के एक छोटा सा मंच बना रहे हैं। उसमें मैंने दक्षिण कोरिया बोल दिया था, फिलीपींस है शायद, देख लीजिए। मैं वैसे वो टॉपिक आपको IR में पढ़ाऊँगा। पंजाब सरकार का एक एक्ट है ग्राउंड वाटर के दोहन को रोकने के लिए। हरित क्रांति के फायदे तो हुए लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान हुए भारत को, जिसके कारण से पंजाब का क्षेत्र जो कभी भी धान उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता था, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती थी। नदियाँ तो थीं लेकिन पानी की फिर भी कमी होती थी, तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया और ग्राउंड वाटर के उपयोग के कारण से वहाँ ग्राउंड वाटर का लेवल काफ़ी कम हो गया था। इसको रोकने के लिए पंजाब सरकार ने एक एक्ट बनाया। पंजाब सरकार ने एक्ट बनाया कि भूजल दोहन को रोकने का एक्ट है। इस एक्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है पराली जलाने में। कैसे है भाई? ये एक्ट ये कहता है कि भाई आप जब तक मानसून शुरू नहीं होगा अच्छे से, तब तक आप धान की बुआई नहीं करेंगे। तो सामान्य तौर पर 15 जून जुलाई भी कई बार हो जाता है, जिसके कारण से किसानों के धान की बुआई बहुत देर हो जाती है ना। पंजाब पहुंचते पहुंचते मानसून को समय लगता है। अब चूँकि मानसून देरी से वहाँ पर पहुँची या मानसून जो है के कारण से धान बुआई में देरी हो गई, तो धान काटने और गेहूं लगाने के बीच में उनके पास बहुत कम समय होता है। तो ये जो बहुत कम समय होता है, इसमें वो जैसे बिहार के क्षेत्रों में क्या होता है, पराली को छोड़ देते हैं खेत में ही, तो खुद ही सड़ जाता है वो। उसके बाद वहाँ पर ट्रैक्टर ला के जोत करके गेहूँ लगा लेते हैं लोग, यही तो करते हैं। लेकिन वहाँ पर ये नहीं हो पाता। वहाँ पर उनको धान काटने के बाद कुछ ही समय बाद तुरंत उनको गेहूँ लगाना होता है, नहीं तो फिर फसल में देरी हो जाएगी। इसके कारण से वो पराली को खुले में नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उसको जलाना शुरू कर देते हैं। और जला के तुरंत ही क्या करते हैं, खेत में राख भी आ गया, जिससे भूमि के लिए भी सही होता है वो, और जलाने के तुरंत बाद वो वहाँ पर गेहूँ बोना शुरू कर देते हैं। तो ये एक एक्ट है जिसके कारण से भी चुनौतियाँ उत्पन्न होती है। द हिंदू में आर्टिकल आया था बहुत ही शानदार सा, उसी में ये चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए अगला क्या है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए BS4 की जगह BS6 वाहन को केवल अलाउ किया जा रहा है। GRAP को भी लागू किया गया है। GRAP के बारे में ज़रा समझेंगे। GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इसको कहा जाता है। आपातकालीन उपायों का एक समूह है जो दिल्ली NCR क्षेत्र में निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद वायु की गुणवत्ता में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए लागू किया जाता है। MC मेहता बनाम भारत संघ 2016 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2016 में इसको अनुमोदित किया गया और 2017 में इसको अधिसूचित भी कर दिया गया, नोटिफाइड भी कर दिया गया। अब एक चीज़ और है यहाँ पर विधायिका नहीं बल्कि जो जुडिशरी है उसके द्वारा एक छोटा सा प्लान बनाया गया जिसको लागू किया जाता है। कई बार विधायिका के एक्ट से भी ज़्यादा जो जुडिशरी के आदेश होते हैं, जो उसके प्लान होते हैं या जो उसके सलाह होते हैं, वो ज़्यादा मायने रखते हैं। उसी का एक उदाहरण है GRAP, जिसको लागू किया गया है। और इसको जब प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है तो GRAP 1, GRAP 2, GRAP 3 और GRAP 4 को लागू किया जाता है। क्रमशः देखेंगे कि क्या क्या होता है। 2021 से GRAP को CAQM द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। 2020 तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण राज्यों को GRAP उपायों को लागू करने का आदेश देता था। 2020 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया। CAQM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM और IMD द्वारा पूर्वानुमानों पर निर्भर करता है और इसी के द्वारा GRAP का कार्यान्वयन किया जाता है। चरण 1 है, इसमें अगर AQI 201 से 301 होता है तो पुराने डीजल पेट्रोल वाहनों को रोक सकती है। चरण 2 है, जब 301 से 400 तक चला जाए तो इसमें चिन्हित हॉट स्पॉट पर वायु प्रदूषण से निपटने के लक्षित कार्रवाई किया जा सकता है। डीजल जनरेटर का भी विनियमित किया जा सकता है। डीजल जनरेटर भी तो चलते हैं, उसको भी रोका जा सकता है। चरण 3 गंभीर, जब AQI 401 से 450 चला जाए, इसमें क्या होगा तो BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल 4 पहिया वाहन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कक्षा 5 तक की प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल में शारीरिक उपस्थिति को भी रोक दिया जाता है। लेकिन इस बार स्कूल भी नहीं बंद किया इन लोगों ने, केवल इस कारण से कि न्यूज़ चला जाएगा कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। बच्चों की भी भेंट चढ़ाने को तैयार हैं हमारी सरकारें।
चरण 4 है जिसको सीवर कंडीशन कहा जाता है, 450 से अधिक हो गया है तो इसमें इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी वाहन, BS6 डीजल वाहन और आवश्यक वस्तु को ले जाने वाले वाहनों को छोड़ करके दिल्ली के बाहर के पंजीकृत 4 पहिया वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति ही नहीं दी जाती है। तो इसके कारण से GRAP 4 जब लागू होता है तो बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ भी खास प्रभाव नहीं देखा जाता है। तो आज के दोनों बड़े टॉपिक थे, मैंने करवा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़े बड़े टॉपिक थे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जैसा भी लगा हो वीडियो ज़रूर ही बताइएगा, कुछ रिस्पांस दीजिएगा, अच्छा लगा हो, कुछ सुधार करना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।